हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं अंकित गोयल। और स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टैट्स। और स्टैट्स के अंदर हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हमने स्टार्ट करना है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टैट्स के बारे में। स्टैट्स है क्या और स्टैट्स है क्यों। स्टैट्स कहते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स को। और स्टैटिस्टिक्स का काम होता है एनालिसिस ऑफ डाटा। हमारे पास जो भी डाटा आता है, हम उसको बहुत शॉर्टकट तरीके से उसको एनालिस करते हैं। अब देखो, एनालिसिस के लिए मुझे डाटा को पढ़ना आना चाहिए और कम से कम दूसरे के सामने उसको ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए कि उस पर्सन को उसकी नॉलेज हो या ना हो। लेकिन आपके डाटा को देखते ही या आपके एक्सप्रेशन वे को देखते ही उसको समझ में आ जाना चाहिए कि आप उसे क्या समझाना चाहते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपना क्रिकेट मैच। देखिए, हम चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, हम सभी शायद कहीं ना कहीं कुछ बार या कुछ टाइम हमने क्रिकेट मैच जरूर देखा है। और क्रिकेट मैच के अंदर हम लोगों ने अपना क्या देखा है, एक ग्राफ देखा है। देखिए, मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। ये एक क्रिकेट मैच है जिसके अंदर हम एक ग्राफ बना रहे हैं। जो ग्राफ स्टार्ट होता है हमारा ऐसे करते हुए, कुछ ये चलता रहता है और ये एकदम ऐसे चलता है। और ये ग्राफ बताता क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक बॉल का साइन होता है, यहाँ पर एक बॉल का साइन होता है, यहाँ पर एक बॉल का साइन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और नीचे बताता है वो फाइव, जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 से लेकर 50 तक हम देख। और यहाँ पर लिखे होते हैं ऐसे कुछ करके, मेरे पास है 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350। देखिए, मैंने ये ग्राफ बनाया है और सच्ची सच्ची बताना, आप में से कितने स्टूडेंट्स को ये ग्राफ समझ में आ गया है कि मैंने क्या बनाया है। आई एम श्योर बहुत बच्चों को ये समझ में आ गया है कि ये ग्राफ बताना क्या चाहता है। कि 10 ये है हमारे पास ओवर और ये है हमारे पास रन। मुझे पता चल रहा है कि 10 ओवर में मेरे पास एक विकेट गिरी थी जो 10वें ओवर में गिरी थी। फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे ये 17वां या 18वां 19वां ओवर है जिसके अंदर मेरे पास सेकंड विकेट गिरी है। और यहाँ पर इतने रन है। मैंने 50 ओवर के डाटा को 1 मिनट में एक्सप्रेस करके बता दिया कि ये क्या है। इस इस एक्सप्रेशन को और अपने डाटा की एनालिसिस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। देखिए, बहुत लार्ज नंबर पर जब हमारे पास कोई डाटा होता है, 50 ओवर के डाटा को मैंने एक ग्राफ में बता दिया और सामने वाले को समझ में भी आ गया कि ये ग्राफ बताता क्या है। इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अपना एनालिसिस ऑफ डाटा और एक्सप्रेशन ऑफ डाटा। सिर्फ हमें ही नहीं समझना, हमने सामने वालों को भी समझा देना है 1 मिनट में कि भाई हम क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हो गया है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और बच्चों, जो मैं आपको मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाने जा रहा हूं, याद रखना आपने अपने सेंट्रल टेंडेंसी को कभी ना कभी 10th में या 11th में जरूर पढ़ा है। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके को समझना है, क्योंकि मैं रोज देखता हूं बच्चों को फॉर्मूले तो कई बार याद होते हैं लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा फॉर्मूला किसके रिगार्डिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारे स्टैट्स का चैप्टर नंबर है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, हम सभी के बुक में है ये चैप्टर। चैप्टर नंबर है 8th, याद रखना। हम जो बुक यूज करते हैं वो बुक है हमारे पास डॉक्टर जे के ठुकराल की। ठीक है, डॉक्टर जे के ठुकराल की। हमने स्टेप स्टार्ट किया है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। इसके अंदर मुझे सबसे पहले सीखना क्या है, पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले सीखना है मुझे मीन। मीन मैं जानता हूं आप सभी को पता है मीन के बारे में, लेकिन बेटा जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, फिर बता रहा हूं, इस चैप्टर में नहीं, आने वाले आगे के 5 और चैप्टरों में मीन की जरूरत ज्यादा है। इवन हर चैप्टर में मीन का यूज है, चाहे वो डिस्पर्जन हो, चाहे वो कॉरेलेशन हो, चाहे वो रिग्रेशन हो, चाहे वो इंडेक्स नंबर हो, चाहे वो टाइम सीरीज हो। मीन आपको हर चैप्टर में काम आएगा और इसीलिए इसको समझना, क्योंकि मीन का मतलब हमें पता है, मीन होती है एवरेज, और बच्चों को पता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। लेकिन मैंने आपको यहां पर बताना है इसके अलग अलग फॉर्मूलोस को, और सारे फॉर्मूले जरूर लिखूंगा, लेकिन सारे फॉर्मूले आपने करने भी नहीं है ये भी बताऊंगा। तो मीन को हम लिखते हैं एक्स के ऊपर बार। दिस इज द सिंबल ऑफ मीन। चलिए अब फॉर्मूले स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपने, तो वो देखेंगे। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला पहला फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सबसे पहला फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। मीन का सेकंड फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। मीन का थर्ड फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी बाय एन। बेटा मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं इसके आगे आपको बता सकूं कि कौन सा फॉर्मूला किसके रिगार्डिंग है। फिर मीन का नेक्स्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय एन। और मीन का आखिरी और लास्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय एन और इनटू में आई। ये 5 फॉर्मूले हैं जो आपकी स्क्रीन पर है इस टाइम पे। इन पांचों फॉर्मूलों को हम मीन का फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें एक मीन फॉर्मूले 5, कौन सा फॉर्मूला किसका है ये समझ में आना चाहिए आपको सबसे पहले। तो सामने देखेंगे जो ये वाला फंक्शन है, देखिए सीरीज होती है मेरे पास 3 टाइप की। मैं पहले नीचे सीरीज लिख देता हूं। सबसे पहली सीरीज होती है मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड होती है डिस्क्रीट, और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, 3 टाइप की सीरीज होती है। अब इन तीनों टाइप की सीरीज को पहले हम समझते हैं। इन तीनों टाइप की सीरीज को हम समझते हैं। इस सीरीज के अंदर अंदर ओनली एक्स फंक्शन होता है। ठीक है, ओनली एक्स फंक्शन होता है। इसके अंदर एक्स और एफ दोनों फंक्शंस होते हैं। और थर्ड के अंदर क्लास होती है, क्लास जिसे आप इंटरवल बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो मेरे पास 3 टाइप के फंक्शंस हैं। सबसे पहले जिसमें ओनली एक्स फंक्शन होता है उसे हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। जिसके अंदर एक्स और एफ होता है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और जिसके अंदर क्लास इंटरवल और जिसमें क्लास है उसमें फ्रीक्वेंसी तो होगी ही होगी, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज।
समझ में आ गया है? इसका मतलब अब मुझे पहले फॉर्मूलों को चेक करना है। तो देखिए, अब ये देखो, पहले तो क्योंकि मैंने बताया था इंडिविजुअल फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या नहीं होता है, एफ। तो यहां पर आप चेक करो कि कौन सी सीरीज में एफ नहीं है। तो अगर मैं बात करूंगा अपने इस फंक्शन की, क्या इसके अंदर देखो एफ है? नहीं है। और इस वाले फंक्शन के अंदर भी एफ नहीं है। तो साफ पता चल गया कि मेरे पास ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये इंडिविजुअल का है। ये इंडिविजुअल का है। अब अभी मैं इन दोनों की बात करता हूं। इसको इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि ये एक्स में है और ये डी में है, डी का मतलब होता है एज्यूम। अगर डी लग गया तो एज्यूम मेथड हो गया, और डी नहीं है तो इसे बोलते हैं एक्चुअल मेथड। समझ में आ गया है? ये हो गया एक्चुअल। ये भी मेरा बता रहा हूं इंडिविजुअल का है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। क्योंकि यहां पर एफ है, यहां पर क्या है, एफ, और यहां पर भी क्या है, एफ, लेकिन आई नहीं है। अगर जिस फंक्शन के अंदर आई होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। समझ में आ गई? और जिसके अंदर एफ तो है लेकिन आई नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। और ये भी हो गया डिस्क्रीट सीरीज। आई थिंक सो आपको ये बात तो समझ में आ गई। अब क्योंकि इसके अंदर एफ एक्स है और इसके अंदर डी है, तो ये हो गया मेरे पास एक्चुअल का, और ये हो गया मेरे पास एज्यूम का। समझ में आ गया? ये मेरे पास सबसे पहले क्लैरिफिकेशन थी, या कह सकते हो क्लासिफिकेशन थी, अपने एक क्वेश्चन की तीन अलग अलग सीरीज को पहचानने की। बच्चों, पहचान देखो यही है। आपने अगर स्टैट्स के अंदर ये सीख लिया कि मेरा कौन सा फॉर्मूला कब लगता है, मेरी गारंटी है आप ये जरूर समझ पाएंगे, या बहुत अच्छे नंबर जरूर लेके आ पाएंगे आप अपने स्टैट्स के पेपर में। एक्स है मतलब यहां पे डी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास ये सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल। एफ है लेकिन आई नहीं है तो डिस्क्रीट, आई है तो कॉन्टिन्यूस। तीन सीरीज हैं। समझ में आ गया? ये मैंने नीचे लिखी दिया, तीन सीरीज होती हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब एक बात को जरूर याद रख लो, मैं यहां पर कहीं लिख देता हूं, इसके आगे लिख देता हूं यहां पर, और हाईलाइट भी कर दूंगा। डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। डी का क्या मतलब होता है, एक्स माइनस ए। इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। ठीक है। और एक बात और, आपको अभी अपने पेपर के लिए या इस बेसिक के लिए इस वाले मीन की और इस वाले मीन की, मतलब फॉर्मूला नंबर, इसके 5 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 और 5। अभी आपको, क्योंकि ये बेसिक है, आपको फोर्थ और फिफ्थ को करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने बता जरूर दिया है, लेकिन ना तो आपको ये करने की जरूरत है ना आपको ये करने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों ही आपके एग्जाम में नहीं आती हैं। ठीक है। तो सिर्फ पढ़ना है आपको ऊपर की 3। चलिए, अब इसके ऊपर मैं आपको एक करा रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब इसका। आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जल्दी से देखेंगे हम इसके क्वेश्चंस को। मेरे पास है x, मान लो ये क्वेश्चन है, x है 5 6 8 10 और 12। मुझे मीन निकालना है, तो मीन के लिए क्योंकि ये सीरीज हुई इंडिविजुअल, तो फॉर्मूला लगेगा सिग्मा x बाय n। तो क्या हो जाएगा, इसको जरा ऐड कर दो। इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 6 11 + 8 19 + 29 + 41। 41 डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 5।
अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जरा उसको समझेंगे। इसी को एक बार यहां बता रहा हूं, एक बार जरूर देखेंगे। यहां पर मेरे पास सिग्मा एफ, अगर कभी आपको एफ गिवन है तो सिग्मा एफ को ही हम अपना एन बोलते हैं। एफ का टोटल ही एन हो जाएगा, ये याद रखना है आपने, अगर मेरे पास एफ है तो। क्लियर? यहां आ गया मेरे पास, तो आंसर आ जाएगा 8.2। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया है? चले आगे अब इसके बाद। अब देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन यही है, इसको सिर्फ अप्लाई करना सिखा रहा हूं। एक्स है मेरे पास 5, 6, 8, 10 एंड 12। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। कुछ बच्चों को कुछ टीचर्स अलग तरीके से बताते हैं। मैं आपको इसी क्वेश्चन को दो तरीके से करा रहा हूं। एक्स है मेरे पास 5, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सेम क्वेश्चन लिखा है। बच्चों को पता है डी का मतलब क्या होता है, x माइनस ए, और वो एज्यूम क्या करते हैं, वो कहते हैं इसके बीच वाला एज्यूम कर लो। ये कोई कसम थोड़ी खा रखी है हमने कि इसका बीच वाला ही एज्यूम करना है या इसी में से एज्यूम करना है। आपका मन करे जो मर्जी एज्यूम करो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती एज्यूम के ऊपर। हम इसमें से और इसका बीच वाला इसलिए एज्यूम करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजी तरीके से कैलकुलेट हो जाए, जरूरी नहीं है। अब मैं यहां पर कर रहा हूं इसमें से, और सेम क्वेश्चन को नीचे करूंगा किसी और तरीके से, तो आप देखना ये आंसर और ये आंसर, तीनों आंसर सेम आएंगे। तो इसका मतलब हो गया दिस इज टोटली अप टू यू कि आपने पेपर में कौन सा फॉर्मूला करना है। समझ में आ गया? मैंने आपको इसके बाद ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे वाले चैप्टरों में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको पहले ही सिखा के चल रहा हूं। चलिए अब देखते हैं। ये आ गया -3, -2, 0, 2 एंड 4। टोटल कितना आ गया? 6 - 5, 1 आ गया। मेरा मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी बाय एन। ए कितना है? 8, प्लस में डी आया है 1, अपॉन में एन है 5, ये आ गया 0.2। तो आंसर आ गया 8.2। आप चेक करिए, आपका ये वाला आंसर भी 8.2 था और ये वाला आंसर भी 8.2 है। अब मैं आपको यही क्वेश्चन करा रहा हूं, d इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहां पे देखो 7 है क्या? नहीं है, मैं 7 मान लेता हूं a को, यहां पे a मान लेता हूं 7। मेरी मर्जी, जो मर्जी मानू, एज्यूम ही तो करना है। एज्यूम का मतलब जो हमारा मन करे वो एज्यूम कर लो। -2 -1, 1, 3 एंड 5, टोटल करो कितना आ गया? 6 आ गया। मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी बाय एन। सिग्मा का मतलब टोटल, जो हम टोटल करते हैं। a का है 7, प्लस में 6/5, ये आ गया 1.2, तो कितना आ गया? 8.2। इसीलिए मैंने कहा था इट्स टोटली अप टू यू, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा एज्यूम करना है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। और पेपर में कभी भी ये मेंशन ही नहीं होता कि आपने किस फॉर्मूले को यूज करना है। आपका मन करे जो मर्जी करो, ठीक है, सिर्फ आपको करना है और आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने एक ही क्वेश्चन को पहले 3 अलग अलग तरीके से कर लिया है। अब आगे चलते हैं। मीन की ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, अब हम आगे चलते हैं अपना सेकंड कॉन्सेप्ट पर, डिस्क्रीट सीरीज पर। वो इंडिविजुअल सीरीज थी, ये डिस्क्रीट है। अभी मैं आपको क्वेश्चन अपनी मर्जी से करा रहा हूं, जो मेरा मन करेगा अभी मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बुक में क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हैं मीन के। बाकी की सीरीज करने की जरूरत नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज इसकी करने की जरूरत नहीं है। आगे हम जो जरूरत होगी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक्स है मेरे पास, देखेंगे कुछ भी लिख लो, 5, 6, 10, 15, 18 लिख लेते हैं। और मेरे पास एफ है 2, 4, 5, 10, 6, कुछ मन करे वो लिख लो, क्योंकि हमें तो कैलकुलेटर अलाउड है पेपर में। और बच्चों स्टैट्स में एटलीस्ट आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरा मीन होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, या फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, मतलब एफ का टोटल करेंगे हम। कितना आ गया? 2, 4, 6 और 5, 11, 21, 27, ये आ गया 27। ठीक है, तो यहां पे हम अपॉन में तो 27 लिखेंगे ही।
अब हम देखते हैं एफ एक्स, एफ इंटू एक्स कर देते हैं इसको, इससे क्या 10, 24, 50, 150 और 108। कैलकुलेटर हमारे पास है, अपना कैलकुलेटर चला लो। यहां देखते हैं हमारे पास क्या है, नंबर जो जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 10 है, प्लस 24 है, प्लस 50 है, प्लस 150 है, प्लस 108 है, तो ये आ गया 342। ऑटो रिप्ले से चेक कर सकते हो, 10, 24, 50, 150 एंड 108 इक्वल टू करोगे 342 आ गया। तो 342 यहाँ पे लिखो 342, और इस 342 को डिवाइड कर दो 27 से, तो कितना आ जाएगा 12.6666। तो इसको लिख लो 12.67 विच इज योर मीन। समझ में आ गया? ये सबसे पहले सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है मैंने आपको आपका मीन का। अब इसके आगे चलते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये मैंने कहा है ये सबसे सिंपल सा टॉपिक है मीन का, इसमें बहुत ज्यादा मुझे बताना जरूरी था, बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि पेपर में इतना ज्यादा नहीं आता है इंडिविजुअली, आगे क्वेश्चनों में मर्ज होगा इसीलिए उसमें कवर हो जाता है। अब देखते हैं हम यहां पर, अब है हमारे पास कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन के मेरे पास दो फॉर्मूले आपने करने हैं। कंबाइंड मीन का मतलब होता है मीन ऑफ 1, 2 या फिर मीन ऑफ 1, 2 एंड 3। समझ में आ गया है? या तो मीन ऑफ 1, 2 कह सकते हैं, मीन ऑफ 1, 2, 3 कह सकते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन में n1 प्लस n2। ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है कंबाइंड मीन का। और एक फॉर्मूला और होता है कंबाइंड मीन का जो 1, 2, 3 का है। 1, 2 का मतलब है दो अलग अलग पर्सन्स की हमने मीन निकाल रहे हैं, और यहाँ पर तीन अलग अलग पर्सन्स का मीन निकाल रहे हैं। वो हो जाएगा n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 के होल अपॉन में ये हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, ये हमारे कंबाइंड मीन के दो फॉर्मूले हैं। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना, इस फंक्शन को हम पढ़ लेते हैं मीन के ऊपर, मतलब x के ऊपर बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये है n1, x के ऊपर बार हम इसे पढ़ लेते हैं। इसे आपने x के ऊपर बार नहीं पढ़ना है, इसको हम बोलते हैं मीन। n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2, तो इसे मीन 1 मीन 2 ही पढ़ेंगे, x के ऊपर बार नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम पहले, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इसको करते कैसे हैं। आपने ये टॉपिक एक बार नहीं कई बार पढ़ा हुआ है। एक पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप ही की बुक का। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मीन दे रखा है मुझे x का और y का, और नंबर ऑफ आइटम्स दे रखी है मुझे x की और y की। n कितना है? 80 एंड 60, 12 एंड 20 ये दे रखा है। जरा देखते हैं हम इसको, लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 है ये कंबाइंड मीन का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास, ये है, ये एग्जाम्पल नंबर 15 है, पेज नंबर है इसका 242। ठीक है, हम वैसे तो क्वेश्चन लिख ही रहे हैं और मैंने आपको दिखा भी दिया है। n1 है मेरे पास 80 और n2 है मेरे पास 60। मीन 1 है मेरे पास 12 और मीन 2 है मेरे पास 20। मुझे कंबाइंड मीन निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मीन ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन में n1 प्लस n2। देखिए बच्चों, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कहते हैं सर एक बात बता दो, इतने सारे फॉर्मूले आपको याद हैं, ये याद है कैसे? मैं कहता हूं बेटा रोज रात को मैं पूरी पूरी रात बस यही काम करता हूं, फॉर्मूले रटने का। बच्चे कहते हैं सर मजाक कर रहे हो। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, याद रखने के लिए कोई तो ऐसा तरीका होगा ना जो मैं करता हूं। क्या तरीका है वो? सिर्फ और सिर्फ एक एक चीज को मैं बार बार लिखता हूं। और क्या मैं घर बैठ के लिखता हूं? नहीं,
मैं ये डेली पढ़ाता रहता हूं पढ़ाता रहता हूं पढ़ाता रहता हूं, मुझे फॉर्मूले याद हो गए, मतलब मेरे प्रैक्टिस से ही मेरे को मेरे फॉर्मूले याद हैं। तो आपको भी फॉर्मूले तभी याद होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार लिख कर करने की। तो बेटा समझदार को इशारा काफी, इसे जो मैं करा रहा हूं इसको कहानी की तरह ना सुने और इसको लिखकर प्रैक्टिस करें। ठीक है, लिखकर प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और नहीं करोगे तो फिर तो मौज है भाई तुम्हारी। चलो आगे देखते हैं क्या है। 80 इंटू 12 प्लस 60 इंटू 20, और अपॉन में आ गया 80 प्लस 60, तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे करूंगा 960 प्लस में 1200 डिवाइडेड बाय 140। कैलकुलेटर उठा लो, हमारे पास कैलकुलेटर है ही। 960 960 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 140, आंसर कितना आ गया 15.5, 15.42 कह लो या 43 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 15.43 कह लेते हैं। ये आ गया कंबाइंड मीन, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया है, ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ चुका है, जरा देखेंगे जल्दी से एक बार इसे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 2006 में आया हुआ है। A distribution consists of three components with total frequency of इतना 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 having mean इतना 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 respectively. Find the mean and mean of the combined distribution. इसका combined mean निकालना है। तो मेरे पास क्या दे रखा है, ये है एग्जाम्पल है मेरे पास 16, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ये क्या है मेरे पास, अब देखते हैं इसके अंदर। N1 N2 और N3 दे रखा है मुझे 200, 250 एंड 300, और मीन ऑफ 1, मीन ऑफ 2 एंड मीन ऑफ 3 दे रखा है मुझे 25, 10 और 15। अब मुझे देखना है इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तीन का है तो कंबाइंड मीन लगाएंगे हम, तीन का जो होता है N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 प्लस N3 मीन 3 के होल अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मूले मैंने ऊपर भी लिखा है, यहां पर फिर लिख रहा हूं, यही रीजन है कि मुझे फॉर्मूले याद है। अगर आप भी फॉर्मूलों को अगर बार बार लिख लेंगे, 3 4 5 बार लिख लेंगे, आपको भी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो ये आ गया मेरे पास 200 इंटू 25 प्लस 250 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 15 के होल अपॉन में कितना आ गया 200 प्लस 250 प्लस 300, तो ये आ जाएगा 5000 प्लस 2500 प्लस 4500 के अपॉन में 750। अब इसके बाद है मेरे पास, इसको ऐड कर दे हम, इसको ऐड कर देंगे तो वैसे तो ओरली कर लेते हैं। ये आ गया 12,000 डिवाइडेड बाय 750, तो 12,000 बाय 750। मेरे पास कैलकुलेटर, तो मैं फालतू की मेहनत नहीं करूंगा, आपको करनी आप कर लेना, मैं तो नहीं करने वाला। ये आ गया 16। अगर कैलकुलेटर है तो हमें कैलकुलेटर चलाना होगा, क्योंकि पेपर में अलाउ है, और 2 घंटे का स्टैट्स का पेपर होता है 50 मार्क्स का। 25 मार्क्स की होती है स्टैट्स बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए, याद रखना। 25 की मैथ्स है और 50 की स्टैट्स है। पहले आपका मैथ्स का पेपर आएगा 1 घंटे का, जिसके अंदर आपको मैथ्स का सारा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। फिर आपके पास 2 घंटे का पेपर होता है स्टैट्स का, जिसके अंदर आपको 50 नंबर का स्टैट्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप कैलकुलेटर को नहीं चलाएंगे तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन इसमें बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये तो सिंपल है तो कोई बात नहीं, आगे आगे कॉम्प्लिकेटेड वाली भी आएगी। चलिए अब आगे चलते हैं हम इसके। अब एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा इसमें, जिसमें थोड़ी सी ट्रिक होगी कोई, उसको देखते हैं अब हम।
एक ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ये आप क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आप अपना क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, कोई डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर करा रहा हूं 19। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको जरूर कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन देखते हैं। वेजेस, ये दे रखा है, एवरेज वेजेस पेड टू ऑल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वाज 5000। मेरे पास जितने भी वर्कर्स हैं उनको हम वेजेस कितनी देते हैं, 5000 रुपए। द एवरेज वेजेस पेड टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स इतना एंड इतना, 5200 एंड 4200 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री। तो मुझे परसेंटेज में निकालना, याद रखना मुझे किस में निकालना है ये फंक्शन, परसेंटेज में। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, याद रखना परसेंटेज। इस परसेंटेज का मतलब क्या है, याद रखना परसेंटेज का मतलब हमेशा और हमेशा 100 होता है। तो इसका मतलब हमें बता दिया गया कि N1 और N2 का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। चलिए अब तो क्वेश्चन मेरा हो जाएगा बड़ा आराम से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो हम पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 19, पेज नंबर है 244 पर। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके अंदर देखिए, हो सकता है किसी बच्चे की बुक में ये जो पेज नंबर है ये अलग हो या क्वेश्चन नंबर अलग हो, लेकिन मैं इसीलिए आपको हर क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन दिखाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं नई बुक यूज कर रहा हूं तो याद रखना आपको भी नई बुक यूज करनी है। अगर कोई बच्चा पुरानी बुक यूज करता है तो टेंशन नहीं, और अगर उसकी बुक में ये क्वेश्चन भी नहीं है तो भी टेंशन नहीं। मेरी वीडियो को यहीं पर पॉज करें, या तो क्वेश्चन की फोटो क्लिक कर लें या फिर क्वेश्चन को लिख लें। ठीक है, तो टेंशन नहीं होगी, लेकिन ये क्वेश्चन कर लेना जो मैं करा रहा हूं। अब हम देखते हैं इसके आगे। मुझे दे रखा है combined mean of all 100 workers या all 100 percentage is my 5000। अगर मैं बात करूं मेल, अगर मेरे फर्स्ट सीरीज है और फीमेल मेरी सेकंड सीरीज है, तो मीन ऑफ टू क्या हो जाएगा, मीन वन जो मेल की है वो 5200 दे रखी है और फीमेल की दे रखी है 4200। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अपना फॉर्मूला, और यहां पर मैं लिख देता हूं N1 और N2 के बारे में। ना ये पता है ना ये पता है ये, लेकिन ये टोटल 100 पता है ये मुझे। तो मेरे पास हो जाएगा, ऊपर लिख रहा हूं मैं, N1 प्लस N2 हो गया 100। तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 माइनस N2। ये याद रखना, ये वाला स्टेप जो मैंने ऊपर लिखा है, ये वाला स्टेप। ठीक है, ये N है। चलिए अब देखते हैं हम अपना N1 मीन वन प्लस N2 मीन टू अपॉन में N1 प्लस N2, ये मेरा फॉर्मूला है। और डाटा लिख लेते हैं। कंबाइंड दे रखा है मुझे 5000, तो ये आ गया 5000 इज इक्वल टू N1 कितना दे रखा है, N1 की वैल्यू आई है 100 माइनस N2, और मीन कितना दे रखा है 5200 का, प्लस N2 तो N2 रहा और इसका मीन दे रखा है 4200, ब्रैकेट क्लोज, और यहां नीचे आ गया टोटल हो गया N1 प्लस N2 का टोटल कितना है 100, वो 100 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो आ गया 5 लाख इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5,20,000, और इसको इससे क्या माइनस का 5202, और इसको इससे किया तो प्लस का आ गया 4202। अब क्या होगा, अब देखते हैं इसके आगे। ये ये इसको इधर ले जाओ तो आ गया 5 लाख पॉजिटिव है, माइनस ये हो जाएगा 5,20,000 इज इक्वल टू, ये है माइनस का और ये है प्लस का। कौन सा वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का 1002 आ जाएगा। यहां पर हो गया माइनस का 20,000 और ये हो गया माइनस का 1000 ऑफ N2, माइनस से माइनस कट गया, 20,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू N2, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो N2 आ गया मेरे पास कितना
20 और मुझे पता है n1 क्या है मेरे पास 100 माइनस n2 तो ये आ गया 100 माइनस 20 इट मीन्स 80। तो अगर मुझे परसेंटेज में आंसर देना है तो मैं बताऊंगा n1 है मेरे पास 80% और n2 है मेरे पास 20%। ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया है? इजी था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है बच्चों। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और मैं आपको फर्स्ट क्लास में एक बात बता देता हूं, हम इसकी फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक पहली क्लास में एक बात बता रहा हूं। मैंने स्टैट्स के 45 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, 45 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जिसके अंदर 37 क्वेश्चन जो हैं वो है प्रैक्टिकल, मतलब ऐसे ही न्यूमेरिकली क्वेश्चंस हैं, और 8 क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो है थ्योरी के रूप में। स्टैट्स है आपकी 50 नंबर की। बच्चों मैं पक्का बता रहा हूं, उन क्वेश्चंस को मैं खुद कराऊंगा वीडियोस के रूप में, और वो वीडियोस मिलेगी मेरे उन बच्चों को जो मेरे से पढ़ते हैं, ठीक है। और वो वीडियोस मैं बनाऊंगा अप्रैल के अंदर, याद रखना अप्रैल 10 और 15 के बीच में मैं वो वीडियोस बनाऊंगा। अगर वो वीडियोस अगर आपने कर ली या वो क्वेश्चंस मैं आपको डाउनलोडिंग फॉर्म में भी दे सकता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे पीडीएफ के रूप में वो क्वेश्चंस। आपने वो क्वेश्चंस करने हैं, इवन सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कराने हैं आपको, आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। अगर आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, दैट्स माय गारंटी कि स्टैट्स आपकी 50 नंबर की है। कम से कम 35 से 40 नंबर का पेपर उसी में से होगा। देख लेना, इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको, इतने कॉन्फिडेंस आपको बोल रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल वाइज बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। चलिए, और फिर मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने ही सॉल्व करने हैं और इसकी वीडियोस आपको देनी है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने पेपर, जो मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चंस मेरे पेपर में भी है। क्या है वो आपको मैं, अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे सर वो आप अप्रैल में क्यों दोगे? क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन पेपर है मिक्स्ड क्वेश्चन पेपर्स का, मतलब उसमें क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड है। पहले में मीन है तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन सीधा टाइम सीरीज का हो। तो अगर आपने पूरा कोर्स मुझसे नहीं किया है तो आप क्वेश्चन करेंगे कैसे? तो पहले आपको सारा कोर्स आना चाहिए, जो मेरी उम्मीद है कि आप मुझसे सीख लेंगे 31 मार्च तक पूरा का पूरा। मतलब वीडियोस तो मैं पहले डाल लूंगा, लेकिन 31 मार्च या 10 अप्रैल तक आप वो पूरा का पूरा कोर्स कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद जब मैं वो क्वेश्चंस करूंगा तो आपको समझने में इजी होंगे। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करा रहा हूं 20। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 20th क्वेश्चन नंबर क्या है, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये अभी मैंने कराया था 2009 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं 20th। ये क्वेश्चन 2001 और 2008 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मेरे उन क्वेश्चंस में भी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे। क्या है? मार्क्स है 4, 5, 6, 7, 8, 9, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ये दे रखा है। If the average of all 50 students was इतना, find the average of those students who failed। ये सारे पास वाले बच्चे हैं और ये सारे के सारे उन बच्चों की एवरेज निकालनी है जो फेल हुए हैं, और टोटल दे रखा है 50 स्टूडेंट्स। तो मुझे देखना है पहले क्वेश्चंस को। तो मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूं। ये आपका क्वेश्चन यहां पर है और मैं यहां से इसको लिख लेता हूं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, और मैं इसको एक बारी बना लेता हूं। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन दिख रहा है अब हमारे को। चलिए, मेरे पास x टर्म है 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने अभी लिख लिया है, मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 9, 6, 4 एंड 3। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब मुझे इस बुक की अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, अब हम इसको यहां लिख लेते हैं। क्या है जरा देखेंगे।
सबसे पहले तो मैं देखूं ये नंबर कितने हैं, क्योंकि मुझे टोटल बोले गए हैं 50 और ये नंबर देखने जरूरी हैं। 8 और 10, 18 प्लस 9 27 प्लस 6 33 प्लस 7 40, मतलब ये स्टूडेंट्स हो गए 40। मतलब 50 में से 40 बच्चे तो पास हो गए, तो इसका मतलब 10 बच्चे फेल हो गए। तो मुझे उन 10 बच्चों की एवरेज निकालनी है। चलो मेरा क्वेश्चन तो पूरा का पूरा मुझे समझ में आ गया। अब हम इसको करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या करेंगे इसके बाद, मुझे चाहिए एफ एक्स, नॉर्मल मीन निकालना है क्योंकि। तो आ गया 32 50 54 42 32 एंड 27, इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना आएगा वो देखते हैं हम। नंबर है 32 प्लस 50 प्लस 54 प्लस 42 प्लस 32 प्लस 27, ठीक है, ये आ गया 237 आ गया इसका टोटल 237। अब हम क्या करते हैं, मीन निकालना है तो फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ कह लो या एन कह लो, मेरे लिए एक ही बात है। तो 237 डिवाइडेड बाय 40, इसको हमने कर दिया डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर आ गया 5.925 5.925, ये मेरा मीन आ गया। क्लियर हो गया है। अब इसके आगे हम चलते हैं। मेरे पास आगे दे रखा है कंबाइंड मीन निकालना है, वो होगा n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन में n1 प्लस n2। और क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था द इफ द एवरेज फॉर द ऑल 50 स्टूडेंट वाज 5.16, इसकी एवरेज कितनी दे रखी है 50 स्टूडेंट की 5.16। और मैं यहाँ पे ऊपर एक बार लिख देता हूँ, चाहे यहाँ लिख देता हूँ मेरे पास कोटेशंस के रूप में कि n1 है मेरे पास 40, तो n2 क्या हो जाएगा 10, क्योंकि n1 प्लस n2 मुझे 50 बोला हुआ है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। इज इक्वल टू n1 है 40 इंटू में मीन आया है 5.925 और प्लस में 10 इंटू में एवरेज ऑफ 2 निकालनी है, जबकि टोटल दे रखा है 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इसको इससे, क्या तो कितना आ गया 5.16 इंटू में कर दिया 50, तो आ गया 258। 258 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 237 प्लस में 10 मीन 2, इसको गया तो आ गया 258 माइनस 237 इज इक्वल टू 10 मीन 2, कितना आ गया 21 इज इक्वल टू 10 मीन 2। तो मीन 2 की वैल्यू आ गई 21 बाय 10, कट के पॉइंट लग गया, तो आंसर आ गया 2.1, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया है बच्चों? अभी तक मैंने जो आपको बताया है मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है, वो आपने खुद ट्राई करना है। मेरे पास जो कंबाइंड मीन का टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म होता है। इसके आगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक है मेरे पास इनकरेक्ट एंड करेक्ट मीन। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें करना है। यह है करेक्ट और इनकरेक्ट मीन। अब ये करेक्ट इनकरेक्ट मीन क्या है, पहले हम इसको जरा समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये विद एग्जाम्पल नंबर 13। ये पेज नंबर 241 पर है। क्या है मेरे पास, जरा उसको देखते हैं हम एक बार। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर टू बी फाउंड एज 40। Later on it was discovered that a score of 53 was misread as 83। हमने गलती से 53 वाले टर्म को क्या पढ़ लिया 83, तो गलत पढ़ लिया। फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर, हमने उसके करेक्ट मीन निकालना है इससे। तो क्या हो जाएगा जरा देखेंगे। देखो मीन होता क्या है, मीन होता है सिग्मा एक्स बाय एन, मेरा मीन होता है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास नंबर गिवन है क्वेश्चन में 100 नंबर्स है, उसमें से एक नंबर मैंने गलत पढ़ लिया। अब अगर मैंने एक नंबर गलत पढ़ लिया, 53 वाले को मैंने गलती से 83 पढ़ लिया,
तो जब मैंने उन 100 नंबर का टोटल किया होगा, मतलब सिग्मा एक्स वो गलत आ गया होगा, क्योंकि अगर एक भी नंबर गलत है तो मेरा टोटल गलत हो गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, इनकरेक्ट हो गया सिग्मा एक्स। अगर सिग्मा एक्स मेरा इनकरेक्ट है तो उसके कारण क्या इफेक्ट आया होगा, जब मैंने 100 नंबर का टोटल किया उसको डिवाइडेड बाय एन किया, तो जब 100 नंबर का टोटल ही गलत है तो डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर भी गलत आएगा, मतलब मेरा जो मीन होगा वो भी इनकरेक्ट होगा। तो याद रखना ये फॉर्मूला बन गया, ये आपको मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया है। तो इनकरेक्ट मीन इज इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स बाय एन। क्लियर हो गया, ये मेरा क्या बन गया है, मीन। इनकरेक्ट मीन का फॉर्मूला बन गया है। अब मुझे इनकरेक्ट मीन कितना दे रखा है, इनकरेक्ट मीन है 40, जबकि इनकरेक्ट सिग्मा एक्स अभी मुझे नहीं पता है, करेक्ट मुझे निकालना होता है, और n है 100। तो अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स हो जाएगा 4000। ये क्या आ गया मेरे पास, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। मुझे क्या चाहिए होता है, करेक्ट सिग्मा एक्स चाहिए। करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स के लिए जो भी मेरा सिग्मा एक्स है उसके अंदर से इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है 83, और करेक्ट वैल्यू कितनी है +53। हमने इनकरेक्ट को माइनस कर दिया, करेक्ट को ऐड कर दिया, हो गया करेक्ट सिग्मा एक्स। तो 3970 ये आ गया करेक्ट सिग्मा एक्स। मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए है करेक्ट मीन। देखिए इनकरेक्ट में इनकरेक्ट आता है दोनों जगह और करेक्ट में करेक्ट आएगा दोनों जगह, तो करेक्ट मीन हो जाएगा करेक्ट सिग्मा एक्स बाय एन। करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया 3970 और एन है डिवाइडेड बाय 100, इससे कट गया, इससे पॉइंट लग गया, तो मेरा आंसर आ गया 39.7। ये आ गया करेक्ट मीन। समझ में आ गया, ये मेरा आंसर है। ये मेरा सिग्नेचर स्टेप है यार, मैं पता नहीं क्यों आंसर के बीच में ये हमेशा कर ही देता हूं आंसर के बाद, चलो कोई बात नहीं, सिग्नेचर स्टेप है हमारा ये वाला 14। ठीक है, हाँ अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्या है हमारे पास 14, ये हम इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो बेसिक मीन है, मतलब अर्थमेटिक मीन, करेक्ट इनकरेक्ट मीन और कंबाइंड मीन, ये तीनों की तीनों टॉपिक यहां पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक कर रहे हैं हम लोग मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 85। पहले हम लिखना चाहे आप लिख लो, डाटा भी लिख सकते हो, बट इट वॉज लेटर फाउंड दैट 2 ऑफ द ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली read as 75 and 70 instead of 57 and 60. Find the correct mean. आपको करेक्ट मीन निकालना है, याद रखना। Found that 2 of the observations were wrongly read as this and this instead of this. जो ये वाले जो नंबर हैं ये गलत हैं और ये वाले नंबर सही हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, मैं ना अब यहां पर आपको क्वेश्चन को समराइज करके लिख रहा हूं। समराइज का मतलब होता है, जैसे मुझे एन दे रखा है 20 और मीन दे रखा है मुझे 85, और यहां पे लिख सकते हैं हम लोग इनकरेक्ट नंबर्स। इनकरेक्ट नंबर्स क्या है, इनकरेक्ट नंबर्स है 75 और 70, तो यहां लिख लो 75 और 70, और नीचे लिख लो करेक्ट नंबर्स, ताकि आपको जल्दी से क्वेश्चन बार बार पढ़ना ना पड़े। वो है 57 और 60। समझ में आ गया। अभी मैंने जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट कराया यहां पर भी सेम करेंगे। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स हो जाएगा, इनकरेक्ट मीन हो जाएगा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स बाय एन। ठीक है, इनकरेक्ट मीन कितना दे रखा है, इनकरेक्ट मीन है 85, तो ये आ गया 85 इज इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालना होता है, जबकि एन कितना है मेरे पास 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम देखेंगे तो इनकरेक्ट
सिग्मा एक्स हो गया 1700। मुझे चाहिए होता है करेक्ट सिग्मा एक्स। उसके लिए हम 1700 माइनस जो भी मेरे पास इनकरेक्ट वैल्यूज है, इनकरेक्ट वैल्यूज है 75 और माइनस 70, और प्लस कर देते हैं हम इसके अंदर, प्लस हो जाएगा 57 और प्लस 57 और प्लस 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहां देखेंगे कैलकुलेटर पर अगर हम कर लें तो 1700 प्लस 57 प्लस 60 माइनस का 75 और माइनस का 70, तो ये आ गया 1672। कितना आ गया, 1672। अब मुझे अल्टीमेटली क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे क्वेश्चन में करना है इसके बाद, अगर हम बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे मुझे क्वेश्चन में करना है करेक्ट मीन करना है। करेक्ट मीन हो जाएगा करेक्ट सिग्मा एक्स बाय एन, और वो हो जाएगा मेरे पास 1672 डिवाइडेड बाय 20। तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 20 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 83.6। तो ये आ गया 83.6, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हो गया है। देखिए मैंने आपको यही बोला है कि हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए और हमारी प्रैक्टिस होती है, आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है मीन का, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन किया है, कंबाइंड मीन किया है और करेक्ट इनकरेक्ट मीन किया है, वो हमारा यहीं पर पूरा होता है। बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिक मीन के बारे में और हार्मोनिक मीन के बारे में। और देखिए, अगर किसी बच्चे ने मेरी एक क्लास जो मैंने आपको दे रखी है अपने कोर्स में, वो क्लास है मेरे पास लॉग टेबल की, अगर किसी बच्चे ने अभी तक लॉग टेबल नहीं सीखी है तो मैंने आपको सिखा दिया है लॉग टेबल को। आप मेरी क्लास देख सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की सेकंड क्लास, उसमें लिखा है लॉग टेबल। आप उस लॉग टेबल को एक क्लास जरूर देखें, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे अपना ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्लास हमारी यूट्यूब पर भी है और ये क्लास हमारे पास हमारी गगन कपूर क्लासेस में भी है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। और बच्चों पूरा कोर्स करने के लिए आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है गगन कपूर क्लासेस पे जाकर। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।